तो कोई सुसाइड कर लेता है तो कोई उस पर जमकर सियासत करता हुआ नजर आ रहा है और दिल्ली में कमोबेश यही स्थिति है। राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर से हिरासत में ले लिया है। राहुल गांधी आरोपी के सिलसिले में जंतर मंतर जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने पहले ही हिरासत में ले लिया। पुलिस ने राहुल को उनकी कार में रहने को कहा है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे इलाके में धारा 144 लागू है, लिहाजा कोई भीड़ यहाँ जमा नहीं हो सकती। आपको बता दें कि जिस तरह से OROP अधूरी ढंग से जो है लागू की गई है, इस मांग को लेकर कुछ तादाद में जो भूतपूर्व सैनिक हैं वो अभी भी जंतर मंतर पर डटे हुए थे। उन्हीं में से एक रामकृष्ण ग्रेवाल ने खुदकुशी कर ली थी और उसके बाद से ये पूरा मामला जो है वो तूल पकड़ता हुआ नजर आया। विपक्ष को मुद्दा मिल गया तो लाश पर भी सियासी रोटियां सेकने से विपक्ष बाज नहीं आ रहा। तो सरकार एक बार कटघरे में आ गई कि OROP पर जब आप अपनी पीठ थपथपाते हैं तो फिर अगर कोई खुदकुशी करता है, उसे लगता है कि आपकी मांगें जो थी वो पूरी नहीं हुई हैं, विश्वासघात हुआ है, तो फिर आप उसकी जिम्मेदारी या फिर कम से कम उस संदर्भ में अपना कोई बयान क्यों नहीं देते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। केजरीवाल और राहुल गांधी जमकर सरकार को घेरने के मूड में हैं। कल भी गिरफ्तारियां दी गई थी, कल भी परिवार से मिलने की बात कही गई थी। आज जो है जिस तरह से अंतिम संस्कार किया गया भूतपूर्व सैनिक का, उसके बाद से लगातार बयानों का दौर जारी है। आज इसी संदर्भ में जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा था तो उसमें राहुल गांधी शामिल होने जा रहे थे, जहां पे एहतियातन उनको डिटेन किया गया। दिल्ली पुलिस ने तर्क दिया कि धारा 144 जो है वो लागू है, तो ऐसे में राहुल गांधी के जाने से वहां भीड़ इकट्ठी हो रही है जो कि कानून व्यवस्था बिगाड़ सकती है। और इसी तर्क के साथ उन्होंने राहुल गांधी को जो है वो अपनी कार में ही रहने के लिए कहा है। आपको बता दें कि यहाँ सवाल एक बार ये भी खड़ा हो रहा है कि जंतर मंतर पर तो ये भूतपूर्व सैनिक जो हैं आज नहीं बल्कि कई दिनों से, जब OROP लागू कर दिया गया था तो उनको उससे संतुष्टि नहीं थी और उसके विरोध में वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। तब तो कोई भी नेता जंतर मंतर पर नजर नहीं आया, तब तो किसी ने भी इनके लिए आवाज नहीं उठाई, इनकी मुहिम में साथ खड़ा होने की बात नहीं की। लेकिन आज हर नेता सियासी रोटियां सेकने के लिए जरूर पहुंच रहा है। हमारे साथ अभिषेक पांडे इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अभिषेक, राहुल गांधी कल 2 बार हिरासत में लिए गए, केजरीवाल रात तक हिरासत में रहे और आज एक बार फिर वो पहुंचे हैं जंतर मंतर। सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं या वाकई में इनकी आवाज उठाई जा रही है? क्योंकि अगर आवाज उठानी थी अभिषेक, तो जंतर मंतर पर तो ये संघर्ष काफी महीनों से जारी था। जी बिल्कुल पिनाज, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने। जब आज मेरी पूर्व सैनिक से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी यही कहा कि अगर हमारे मंच पर कोई भी नेता आता है तो हम उनको नहीं आने देंगे। पिछले साल भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे थे और आज भी एक बार भिवानी से लौटने के बाद तुरंत वो यहां पर पहुंचते हैं। यहां पर भारी भीड़ मौजूद थी, प्रोटेस्ट किया जा रहा था, श्रद्धांजलि दी जा रही थी। शर्मिष्ठा मुखर्जी से लेकर के रणदीप सुरजेवाला, तमाम जो नेता थे वो भी राहुल गांधी के साथ पहुंचे थे। लेकिन चूंकि भीड़ जो थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई और भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था, लेकिन काबू कर पाना बेहद मुश्किल हो रहा था। और उसी के मद्देनजर राहुल गांधी को दिल्ली पुलिस ने अपनी वैन में बैठाया और जंतर मंतर से लेकर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने ले गई। और अभी इनकी करंट लोकेशन की बात की जाए तो 5 फिरोजशाह रोड पर राहुल गांधी को गाड़ी में बैठा करके रखा गया और दिल्ली पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो भीड़ है उस पर काबू पाया जा सके, समर्थकों पर काबू पाया जा सके। लेकिन जिस हिसाब से इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीति की जा रही, कहीं ना कहीं ये जरूर कहा जा सकता है कि चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, इसको पूरी तरह से सियासी रंग दे रहे हैं। बिल्कुल अभिषेक, बेहद अफसोसनाक बात है कि आप किसी के आत्महत्या पर भी सियासत करते हुए नजर आते हैं। आपको मुद्दों की लड़ाई लड़नी थी तो उस वक्त कहां थे जब ये लड़ाई अकेले लड़ी जा रही थी और मायूस हताश ये सैनिक वहां बैठे हुए थे? तब ना तो दिल्ली के मुख्यमंत्री को याद आया था कि जंतर मंतर पर कोई भूतपूर्व सैनिक भी हैं जो लंबी लड़ाई में उनका साथ चाहते हैं, ना राहुल गांधी को ही उनकी सुध लेने की सूझी थी। लेकिन सरकार पर भी सवाल उठते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक पर वो सेना का श्रेय अपनी पीठ थपथपा कर लेती है, OROP की बधाइयां देते हुए नहीं थकती है। तो फिर आज जब OROP को असंतुष्ट होते हुए अगर कोई भूतपूर्व सैनिक खुदकुशी करता है तो जिम्मेदारी भरा बयान क्यों नहीं आ रहा है? क्यों उसकी मानसिक स्थिति जांचने की बात खुद एक पूर्व चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह रहा है, एक मंत्री कह रहा है? बहरहाल एक पूर्व सैनिक ने जान दे दी। सियासत की गलियों में भूचाल आ गया है, मौका मिल गया है अपनी राजनीति चमकाने का। राहुल गांधी ने रण छेड़ रखा है। जंतर मंतर पर उन्हें प्रदर्शन करते जाते वक्त उन्हें हिरासत में ले लिया गया। हालांकि सुबह राजनीति की ये डोर दिल्ली से थोड़ी दूर खिसक गई थी। भिवानी का बामला गांव सियासत का तीर्थ बना हुआ था आज सुबह से, क्योंकि यहां सुसाइड करने वाले पूर्व सैनिक रामकृष्ण ग्रेवाल का अंतिम संस्कार हो रहा था। पूर्व सैनिक के घर मातम पसरा था और सियासत के दिग्गज संग्राम छिड़ रहे थे कि रामकृष्ण ग्रेवाल को शहीद का दर्जा दिया जाए। रामकृष्ण ग्रेवाल की चिता की लपटों के साथ साथ सियासत की आंच भी तेज होती गई। सुबह से ही रामकृष्ण ग्रेवाल के घर नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया।
भिवानी का ये छोटा सा गांव बामला इस तरह से सुर्खियों में कभी नहीं रहा। सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल की खुदकुशी के बाद सियासत के हर सूरमा की मंजिल बामला गांव बन गया। चंद घंटों पहले तक दिल्ली में रामकिशन के परिवार की जंग लड़ने का दावा करने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भिवानी के बामला गांव पहुंचे और साथ में पहुंची कांग्रेस के नेताओं की टोली। हड़बड़ी ऐसी कि हर नेता वक्त रहते बामला पहुंच जाना चाहता था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में शुरू हुई होड़ का ही नतीजा था कि केजरीवाल भी भिवानी जा पहुंचे। सुसाइड पर सवाल अभी बाकी हैं, लेकिन नेताओं ने अपना फैसला सुना दिया है। केजरीवाल के लिए रामकिशन शहीद हैं, तो वहीं कांग्रेस ओआरओपी पर सियासत चमका रही है। सेना का अपमान पूरे देश का अपमान है। जिस प्रकार से सूबेदार रामकिशन ग्रेवाल को आत्महत्या करने पर मजबूर किया गया, ये अपने आप में दर्शाता है मोदी सरकार की क्रूरता, मोदी सरकार की निर्दयता और मोदी सरकार की बर्बरता को। अगर सैनिक के पीड़ा की आवाज को उठाना, सैनिक की पीड़ा को बुलंद करना राजनीति है, तो ऐसी राजनीति हम लाखों बार और करेंगे। हम उन्हें शहीद मानते हैं। दिल्ली सरकार उन्हें शहीद का दर्जा देगी और जैसे दिल्ली सरकार की पॉलिसी है 1 करोड़ रुपए की राशि उनके परिवार को सहायता के लिए देगी। राजनीति की रीत ऐसी है कि मुद्दे वक्त के हिसाब से बड़े और छोटे हो जाते हैं। कल तक संभल में शहीद सुदेश का परिवार सियासत के सूरमाओं की नजर इनायत को तरस रहा था। आज भिवानी में पूर्व सैनिक के सुसाइड पर सियासत का संग्राम है। मामला पेचीदा है और सवाल बीजेपी के लिए भी वोट बैंक का है, इसलिए उसके नेता भी पीछे नहीं। शहीद केवल वही होते हैं जो सीमा पर लड़ाई लड़ते समय जो इस प्रकार से कैजुअलिटी होती है, वो शहीदों की संख्या में गिने जाते हैं। ऐसे पूर्व सैनिक कोई आत्महत्या करेगा, वो शहीदों की संख्या में नहीं गिनेगा। वो कांग्रेस के वर्कर थे, कांग्रेस की टिकट पर सरपंच बने हुए थे, लेकिन हमारे सैनिक थे। उनके निधन पर दुख है। इनके 22,000 कुछ रुपए इनको पेंशन मिल रही थी। इनकी समस्या थी बैंक के साथ। बैंक ने इनको कहा था कि आप हमको कागज दिखा दीजिए, हम इसको ठीक कर देंगे। इनकी समस्या 1 रैंक 1 पेंशन से नहीं थी। जो समस्या बैंक कर सकता था उसको करवा लेना चाहिए था। बीजेपी नेताओं के ऐसे बोल पर विरोधी सवाल उठा रहे हैं। भावनात्मक तौर पर मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। पूर्व सैनिक की खुदकुशी के बहाने ओआरओपी पर नए सिरे से जंग का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिसका जवाब ऐसे सियासतदानों को जरूर ढूंढना चाहिए कि आखिर क्यों वो चंद वोटों की खातिर लोगों की जिंदगी को दांव पर लगाने पर आमदा हैं। क्यों किसी की मौत को भी अपने सियासी चश्मे से देखते और नापते तौलते हैं। भिवानी से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज नेशन। सियासत के संग्राम के बीच इस मामले में कई सुलगते सवाल हैं और कुछ आरोप भी हैं। सवाल ओआरओपी को लेकर है कि क्या सरकार ने देश के जाबाजों के लिए जिस स्कीम का बढ़ चढ़कर ऐलान किया उसमें कोई खोट है, और अगर ऐसा है तो फिर इस पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है। लेकिन इस संग्राम के बीच रामकिशन ग्रेवाल का परिवार भी कुछ गंभीर आरोप लगा रहा है। क्या है वो आरोप, आइए दिखाते हैं आपको। सर, ये 1 रैंक 1 पेंशन है। सरकार ने इसकी सोचना चाहिए कि कोई लड़का है, कोई अपना बेटा है, वो अनाथ ना हो। हमारे लात घुसे मारे सर, हमें शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। कुछ मांगे हैं, कुछ आरोप हैं और आंसुओं का सैलाब है। राजधानी दिल्ली में सैनिक के सुसाइड कांड में सुलगते सवालों ने सियासत को नया हथियार दे दिया है, जिसके सहारे मोदी सरकार पर वार किए जा रहे हैं। लेकिन सैनिक के सुसाइड कांड में सबसे बड़ा आरोप लगाया है उनके परिवार वालों ने। रामकिशन के बड़े बेटे जसवंत का आरोप है कि अस्पताल में पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की, उन्हें मारा पीटा गया। हम राम लोहिया हॉस्पिटल में थे, वहाँ बैठे हुए थे तो दिल्ली पुलिस ने हमारे साथ प्रदर्शन करते हुए हमें लात घुसे मारे और हमें थाने में ले गई। 6-7 घंटे तक ये नहीं बताया। आज शाम को 6-7 बजे तक अंदर ही कस्टडी में रखा। जसवंत का कहना है कि पोस्टमार्टम भी तेजी से निपटाया गया, मानो मामला रफा दफा करने की हड़बड़ी हो।
पोस्टमार्टम बोले कि हम सुबह चलेंगे 4 बजे। और उन्होंने अपना पल्ला झाड़ दिया। पोस्टमार्टम मैंने शाम को ही कर दिया 9-10 बजे और उसके तुरंत और वहाँ से रवानगी कर दी। और कहीं हम बोले कि भाई रुक जाओ, घर में है बच्चे हैं, लेकिन हमारी नहीं सुनी। वहीं पिटाई के आरोपों को दिल्ली पुलिस खारिज कर रही है। आत्महत्या करने वाले पूर्व सैनिक के बेटे ने दिल्ली पुलिस पर पिटाई करने के गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। आरोप और सफाई के अपने अपने तर्क हैं, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या पूर्व सैनिक के बेटे के साथ बदसलूकी की गई? क्या रामकिशन ग्रेवाल के बेटे को मारा पीटा गया? पिता के अंतिम संस्कार के बाद जो सवाल जसवंत ने उठाए, उस पर राहुल गांधी एक दिन पहले से ही हंगामा कर रहे हैं। इनको अरेस्ट क्यों किया? ये तो हक है हमारा, बता दिया जाएगा आपको। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि शहीदों को के परिवार को यहाँ से आप निकलने दीजिए। आप मुझे कह रहे हो कि मैं अगर आपने इनको गलत तरीके से अरेस्ट किया तो आप मुझे बताओ क्यों अरेस्ट किया, और अगर आपने इनको मारा है तो आप मुझे बताओ क्यों मारा है आपने, इन्होंने क्या गलती की है बताओ। रामकिशन के घर वालों के साथ कथित बदसलूकी पर सियासत का पारा गर्म है। मामला अब राजनीति के गलियारों में है, इसलिए कई दिनों तक संग्राम होता रहे तो कोई अचरज नहीं। दिल्ली से रुमानुल्लाह खान और भिवानी से मोहित राज दुबे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। सियासत साधने के लिए जो पन पड़े सो कम है, और सियासत साधने के लिए मुद्दे बदल जाते हैं तो पुराने बड़े से बड़े विवाद भी चंद मिनटों में सुलझते नजर आते हैं। यूपी के सबसे बड़े सियासी खुनबे में मचे घमासान के बीच आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब अपनी चुनावी रथ यात्रा का आगाज किया तो परिवार को एकजुट शक्ल देने की भी कोशिश की। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने रथ को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर मुलायम, अखिलेश और शिवपाल एक मंच पर दिखे। साफ है कि चुनावी रण से पहले पार्टी ने खुद को एकजुट दिखाने की कोशिश की है ताकि वोटर बिखरे नहीं। अखिलेश हैं, शिवपाल भी हैं और मुलायम तो इनके बीच की कड़ी हैं ही। पार्टी की तकरार से हार का खतरा बढ़ रहा था, इसलिए रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बहाने पार्टी की ताकत की नुमाइश भी हो गई। एक संदेश वोटर के लिए था कि समाजवाद के रथ के सारे पहिए एकजुट हैं। हालांकि अखिलेश फिलहाल इस पर मौन है कि कितने महारथियों के साथ दौड़ेगा ये रथ और समाजवाद के रथ पर यूपी में सवार कौन कौन हो रहा है। मैं समझता हूँ नेताजी तय करेंगे कि गठबंधन किस रूप से बनेगा, और जब गठबंधन होगा कौन पाएगा कौन खोएगा ये नेताजी आकलन करेंगे। अभी इस पे कह पाना मुश्किल है, नेताजी तय करेंगे कि क्या होना है आने वाले समय में। चाचा शिवपाल ने मंच से ही भतीजे को शुभकामनाएं दी, लेकिन अखिलेश ने उनका नाम तक नहीं लिया। अलबत्ता वो इतना जरूर बोले कि रथ यात्रा 3 अक्टूबर को शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन लोगों ने साजिश कर दी। एक तरफ समाजवादी लोग जिन्होंने 4 साल लगातार काम किया है और जो घोषणा पत्र बनाया था नेताजी ने और पार्टी के लोगों ने, उसको हम लोगों ने जमीन पर उतारने का काम किया है। आज कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है कि घोषणा पत्र हम लोगों ने नहीं पूरा किया। जाहिर है जिस तकरार पर अब पानी डालने की कोशिश की जा रही है, उसकी आग अब भी अंदर खाने सुलग रही है। अखिलेश की डगर कितनी मुश्किल है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सफर की शुरुआत में ही रथ हिचकोले खाने लगा। विकास रथ बिगड़ जाने की वजह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की उम्मीदों पर कुछ देर के लिए पानी तो फिरा, लेकिन रथ यात्रा में शामिल हजारों नौजवानों की भीड़ को देखकर अखिलेश का जोश वापस आया और वो अपने काफिले में शामिल गाड़ियों से ही उन्नाव के लिए निकल गए। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ उन्मुक्त मिश्रा, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। और जाहिर सी बात है कि इस रथ यात्रा को लेकर विपक्षी सवाल भी उठा रहे हैं। मायावती के वार यहाँ पर यूपी के सीएम पर खूब होते हुए नजर आए। सीएम की बादशाहत को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि ये जो रथ यात्रा है ये निंदनीय है। आपको बता दें यूपी के बेहाल सीएम की बदहाल यात्रा करार दिया है इसे मायावती ने। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि रथ यात्रा में हुड़दंग और दबंगई करने वाले लोग जो हैं वो शामिल हैं। रथ यात्रा का सरकारीकरण जो है वो निंदनीय है। सरकारी व्यवस्थाओं का बेजा इस्तेमाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार का घोषणा पत्र लागू करने के जो दावे हैं वो खोखले हैं। कम से कम मर्सिडीज रथ में ये जो सरकारी चीजों का दुरुपयोग हो रहा है ये तो कहीं से भी समाजवाद नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसी पर फिर एक बार चीन ने हेकड़े दिखाने की कोशिश की है।
लेह के डेमचौक में चीनी सैनिकों और आईटीबीपी के जवानों के बीच आमना सामना होने की खबर है। बताया जा रहा है कि इस दौरान ड्रैगन आर्मी ने भारत के चल रहे प्रोजेक्ट्स का विरोध भी किया। आपको बता दें 2014 के बाद पहला मौका है जब भारतीय सीमा में चीनी आर्मी प्रवेश की हो। बॉर्डर पर फिर दिखा ड्रैगन डंक, चीनी सेना ने फिर दिखाई हैकड़ी। चीनी सेना पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर हिंदुस्तान की सरजमी पर आने की जरूरत की। लेह के डेमचौक में हुई इस घुसपैठ को आईटीबीपी के जवानों ने नाकाम कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एलएसी के पास डेमचौक में पीएलए के सैनिक की अचानक आवाजाही बढ़ गई। वहां तैनात आईटीबीपी के जवानों के साथ पीएलए के सैनिकों का आमना सामना हुआ। जब जवानों ने चीनी सैनिकों को वापस जाने के लिए कहा तो एक बार उन्होंने इनकार कर दिया। चीनी सैनिक लेह में चल रहे सिंचाई प्रोजेक्ट का भी विरोध कर रहे हैं। चीन नहीं चाहता कि हिंदुस्तान इस इलाके में कोई भी निर्माण करे। साल 2014 के बाद पहली बार इस इलाके में चीनी सेना की घुसपैठ की खबर आई है। हिंदुस्तान के साथ चीन की सीमा जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक तकरीबन 4000 किलोमीटर तक फैली हुई है। पिछले 8 महीने में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की ये चौथी घटना है। बीते 27 जुलाई को उत्तराखंड के चमोली जिले में बाराहोती इलाके में चीनी हेलीकॉप्टर की घुसपैठ का मामला सामने आया था। तब राज्य के सीएम हरीश रावत ने इस घुसपैठ की जानकारी दी थी। उससे पहले जून महीने में अरुणाचल प्रदेश में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। हालांकि तब हमारे सैनिकों ने ड्रैगन आर्मी को खदेड़ दिया था। वहीं मार्च महीने में चीनी सैनिक लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास 6 किलोमीटर अंदर तक घुस आए थे। इस दौरान गश्त कर रहे आईटीबीपी के जवानों के साथ चीनी सैनिकों की तकरार भी हुई थी। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश के मेचुका में एयरफोर्स ने C-17 ग्लोब मास्टर की कामयाब लैंडिंग की। चीनी सीमा से महज 29 किलोमीटर दूर मौजूद इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पर यह पहली लैंडिंग है। ग्लोब मास्टर की इस लैंडिंग को चीन के लिए एक चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। और अब आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं गया में एक त्रिशूल वाले बाबा का तांडव। ये बाबा अचानक सड़क पर त्रिशूल लेकर निकल आए और आने जाने वाले लोगों को पीटने लगे। जरा आप भी देखिए बाबा की सरेआम गुंडागर्दी। हाथों में त्रिशूल और सड़क पर तांडव, हर आने जाने वाले को धमकी, हर आने जाने वाले के साथ सरेआम गुंडागर्दी। तस्वीरें गया के टेल्हा इलाके की हैं। यह शख्स रवि चक्रवर्ती यहाँ के कालीबाड़ी मंदिर का पुजारी है, लेकिन जाने क्यों ये बाबा सड़क पर त्रिशूल लेकर निकल आया और आने जाने वालों की पिटाई करनी शुरू कर दी। बाबा की सरेआम दबंगई को आप भी देखिए। हर आने जाने वाले को ये बाबा दौड़ाने लगा, पीटने लगा। और तो और इस दबंगई में बाबा की बेटी, बेटा और पत्नी तक डंडे लेकर कूद पड़े। देखिए कैसे लोगों को घेर घेर कर पीटा जा रहा है। पहले टी शर्ट पहने इस शख्स को बाबा ने रोका, उस पर त्रिशूल से वार किया और जब वो भागने लगा तो दूसरी ओर से उसकी बेटी ने हमला बोल दिया। बाबा की दबंगई से आसपास के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और लोगों ने सड़क जाम कर दिया, सड़क पर आगजनी शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि मौका देखते ही बाबा पड़ोस के घर में जा छिपा। लोगों का आरोप है कि ये पुजारी अक्सर इस तरह की हरकत करता रहता है और इस पर छेड़खानी और मर्डर जैसे संगीन आरोप भी है, जिसकी वजह से ये जेल भी जा चुका है। लोगों की शिकायत पर पुलिस ने बाबा को फिर गिरफ्तार कर लिया है। टीम न्यूज नेशन। और अब बात दिल्ली की करते हैं, जिसके आबोहवा में जहर घुला हुआ है। दिल्ली के सीएम को तो राष्ट्रीय मुद्दों और पंजाब की सियासत से फुर्सत नहीं है, लेकिन इस बीच एनजीटी ने जरूर इस जहरीली हवा पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि स्कूलों में छुट्टी की जरूरत तो नहीं। इस पर सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। स्मॉग ने बढ़ाई राजधानी की मुसीबत, सड़कों पर सांस लेना हुआ मुश्किल, धुंध की वजह से टकराए दर्जनों वाहन। राजधानी में दिवाली की रात प्रदूषण का जो धुआं छाया वो छटने का नाम नहीं ले रहा है। आसमान में छाई धुंध ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। यहाँ की आबोहवा खतरनाक स्तर तक जा पहुंची है। सड़कों पर चलना मुश्किल हो रहा है। वाहन चलाते वक्त आप हमेशा खतरे की जद में होते हैं। धुंध की वजह से हादसे की आशंका बनी रहती है। दिल्ली की जहरीली फिजा पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी हरकत में आ गया है।
डेंगू और चिकनगुनिया मामले पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने तर्क दिया कि प्रदूषण बढ़ने से मच्छर कम हुए हैं, जिससे डेंगू और चिकनगुनिया से राहत मिली है। इस पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार की खिंचाई करते हुए कहा कि प्रदूषण का असर लोगों पर भी पड़ रहा है। एनजीटी ने दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को स्मॉग से निपटने के लिए आपात बैठक बुलाने और 4 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा है। कोर्ट ने डायरेक्ट करा है चीफ सेक्रेटरी दिल्ली को कि वो आज ही तुरंत इस पे मीटिंग ले, अर्जेंट मीटिंग ले सारी कंसर्न अथॉरिटीज के साथ, और कल तक वो प्लान सबमिट। एनजीटी ने यह भी पूछा कि क्यों ना बच्चों की सेहत को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी कर दी जाए। चलिए, तो ये थी दिन भर की हर अहम खबर हर पहलू के साथ नेशन व्यू में।